हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीटी स्पेशल प्रैक्टिस सीरीज प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके साथ। आज हम बात करने वाले हैं भूगोल, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी खंड के प्रश्नों पर। ये वो प्रश्न होंगे जो कि परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, आने वाली आपकी आईएएस परीक्षा जो कि प्रारंभिक जल्द ही आने वाली है। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। तो पहला सवाल क्या है? अलकनंदा और पिंडार नदियों के संगम पर निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अवस्थित है? रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग और विष्णुप्रयाग। अब देखिए, इसमें सही उत्तर जो है कर्णप्रयाग है, लेकिन हमें थोड़ा विस्तार से जानना होगा। यहां पर दो नदियां हैं, अलकनंदा है और पिंडार है। अलकनंदा नदी एक ऐसी नदी है जो कि पंचप्रयाग बनाती है। अब ये जो पंचप्रयाग है, अलकनंदा 5 अलग अलग सहायक नदियों के माध्यम से बनाती है। तो कौन कौन सी हैं, एक तरफ से उन्हें देख लेते हैं। यह जो अलकनंदा नदी है, संतोपद एवं भागीरथ ग्लेशियर के जो संगम है वहां से शुरू होती है और बद्रीनाथ से होते हुए आप देखेंगे कि यह आपको बहती हुई दिखाई देगी। और रास्ते में बहुत सारी सहायक नदियां इससे मिल रही हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको सबसे पहले धौली गंगा जहां पे मिलती है उसे हम कहते हैं विष्णु प्रयाग। उसके बाद थोड़ी और आगे बढ़ती है और उसके आगे जहां पर यह अगला स्थान आता है वो होता है नंद प्रयाग, और यहाँ पे नंदाकिनी नदी से मिलती है। उसके थोड़ा और आगे जाते हैं जब हम, तो पिंडर नदी है, और ये कौन सी है स्थान? यह है कर्णप्रयाग, जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर भी था। उसके बाद देखिए रुद्रप्रयाग है, मंदाकिनी नदी यहाँ पर अलकनंदा नदी से मिलती है। अब ये हो गया, यानी कि अब आगे और जब हम बढ़ेंगे तो हमारा 5वां प्रयाग होगा देवप्रयाग, और यहाँ पे भागीरथी नदी जाके मिल जाएगी किससे? हमारी इसी नदी से, अलकनंदा से। इस प्रकार से आप देखें तो ये पंच प्रयाग बन गए, लेकिन यहाँ 5वां ये जो प्रयाग बना, इसके आगे से इस नदी को हम क्या कह देते हैं? यह गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, गंगा नदी कहाँ पे बन रहा है? आपका देवप्रयाग में बन रहा है, और यहाँ पर आई ये अलकनंदा और इसके साथ मिली भागीरथी ठीक उसी स्थान पर। तो फिलहाल के लिए इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने स्पष्ट हो गया है। क्या है इस प्रश्न का उत्तर? कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम है। ठीक है, अब अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी 1960 की सिंधु जल संधि के अधीन नहीं आती है? रावी, चेनाब, तीस्ता और ब्यास। अब देखिए, इसमें सबसे पहले हम जान लेते हैं कि 1960 की सिंधु जल संधि क्या बात कहती है। तो देखिए, 1960 की सिंधु जल संधि जो है वह अपने आप में एक समझौता था भारत पाकिस्तान के बीच में, जो कि वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से पूरा हुआ था। अब वर्ल्ड बैंक ने भारत और पाकिस्तान के साथ मिलकर के 19 सितंबर 1960 को इस समझौते में साइन किए, जिसमें यह कहा गया कि जो सिंधु नदी तंत्र की नदियां हैं उसमें से जो पश्चिम की नदी है, पश्चिम की नदी मतलब क्या हो गई? सिंधु, झेलम और चिनाब। इन नदियों पर एक तरह से अधिकार किसका रहेगा? सिंधु, झेलम और चिनाब पर पाकिस्तान का। पूर्वी नदियां जो हैं, यानी कि सतलज, ब्यास और रावी, इस पर किसका अधिकार रहेगा? भारत का। हालांकि ये जो पश्चिम नदियां यानी चिनाब, झेलम और सिंधु हैं, इसमें कुछ मात्रा में सीमित उपयोग भारत कर सकता है, जैसे कृषि कार्य में कर सकता है, लेकिन एक तरह से बंटवारा हो गया। मुख्य रूप से इसके जल का इस्तेमाल कौन करेगा? पाकिस्तान करेगा। तो यहाँ पे देखिए 6 नदियों के नाम आए इस समझौते के तहत: चिनाब, झेलम, सिंधु, सतलज, ब्यास और रावी। लेकिन एक नदी है जो इसमें से ऐसी नहीं है, वो है तीस्ता नदी। यानी कि तीस्ता नदी 1960 की सिंधु जल संधि के अधीन नहीं आती है। तीस्ता नदी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि तीस्ता नदी सिक्किम और पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होती है, और बांग्लादेश में किससे जाके मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र, जिसको हम वहां पे कहते हैं जमुना नदी से। और यह तीस्ता नदी मुख्य रूप से जानी जाती है सिक्किम राज्य की जीवन रेखा के नाम से। तो इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? 4 ऑप्शन है: गोदावरी, पेरियार, तुंगभद्रा और कावेरी। अब देखिए, इसमें से पश्चिम की ओर जो बहने वाली नदी है वह मुख्य रूप से है पेरियार। बाकी नदियां पूर्व की ओर बहती हैं: गोदावरी, तुंगभद्रा और कावेरी। जिसमें से गोदावरी तो आप जानते हैं प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, जिसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं, कावेरी जिसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, तुंगभद्रा जो कि कृष्णा की सहायक नदी है, यह भी पूर्व की तरफ जाती है। अब जान लेते हैं पेरियार नदी के बारे में। उद्गम कहां पे है इसका? अन्नामलाई में है। और इसका मुहाना कहां पे है?
इसका वेम्बनाथ झील में इसका मुहाना है जो कि किस तरफ है, अरब सागर की तरफ है। अब यह जो वेम्बनाथ झील है इसे भी जान लेंगे, लेकिन सबसे पहले पेरियार नदी के बारे में जान लीजिए कि केरल की सबसे लंबी नदी है और यह जो वेम्बनाथ झील है यह भी सबसे लंबी झील है, याद रखिएगा। इसके बाद इस नदी में इडुक्की परियोजना है, इसके बारे में भी याद रखिएगा। अब आगे देखिए जरा इस नक्शे में तो आपको आइडिया लगेगा, ये आपको गोदावरी है पूर्व की तरफ दिख रही है जाते हुई। उसके बाद आप देखेंगे कृष्णा, ये भी पूर्व की तरफ, जो कि कृष्णा की सहायक नदी तुंगभद्रा थी वह भी पूर्व की तरफ यानी कि जा रही थी, क्योंकि तुंगभद्रा कृष्णा की सहायक है। फिर इधर कावेरी, ये भी पूर्व की तरफ जा रही है, लेकिन जिस नदी के बारे में हमने बात की पेरियार जो पश्चिम की तरफ है वह कहाँ पे है, वह केरल में है। और केरल में देखिए कहाँ पे है, तो इस स्थान पर है और इसी स्थान पर वह वेम्बनाथ झील है। अब आप समझ गए होंगे, इसका पूरा आइडिया आपको लग गया होगा। चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की लंबाई को घटते क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। अब इसमें देखिए कूट है 1 2 3 4 2 1 3 4 1 2 4 3 2 3 1 4। अब इसको घटते क्रम में हमें व्यवस्थित करना है, तो इसका जो सही उत्तर है वह है डी, यानी कि 2 3 1 4। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, गोदावरी, फिर उसके बाद कृष्णा, फिर उसके बाद नर्मदा, फिर उसके बाद कावेरी। ठीक है। अब यह जो है प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं हमने घटते क्रम में इसे व्यवस्थित किया है। इसका मतलब क्या हो गया कि गोदावरी सबसे ज्यादा लंबी है 1465 किलोमीटर, उसके बाद कृष्णा नदी 1402, नर्मदा नदी 1312 किलोमीटर, कावेरी 800 किलोमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गोदावरी नदी के संदर्भ में गलत है। गोदावरी का उद्गम नासिक के निकट त्र्यंबकेश्वर में पश्चिमी घाट से होता है। इस नदी की प्रमुख सहायक नदियां मंजीरा, प्राणहिता, इंद्रावती और सबरी हैं। प्राणहिता वर्धा, पेनगंगा और वेनगंगा के संगम से बनती है। अगला है यह केवल महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्यों से होते हुए प्रवाहित होती है। अब देखिए इन चारों कथनों में से जो कथन गलत है वह कथन है हमारा डी यानी कि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्यों से प्रवाहित होते, यानी यहां से प्रवाहित होती है। अब देखिए इसमें मुख्य बात यह है कि जिन राज्यों से प्रवाहित होती है महाराष्ट्र, तेलंगाना, उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर आंध्र प्रदेश, ये इसका सही उत्तर है। सही बात ये थी, यह कथन गलत था, यानी कि उत्तर हमारा सही है यही कि डी कथन गलत है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है या है। कथन है चिल्का झील दया नदी के मुहाने पर स्थित एक खारे पानी की अनूप झील यानी कि लैगून झील है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी तटीय अनूप झील है। चिल्का झील को रामसर आर्द्रभूमि के रूप में घोषित किया गया है। अब यहां पे देखिए कूट क्या है, पहला है ए केवल 1, बी 1 और 2 दोनों, सी केवल 2 और 3 और डी 1 2 और 3। अब देखिए इसमें जो सही उत्तर जो है वह यह है कि लगभग हम कह सकते हैं एक तरह से यह तीनों कथन, लगभग नहीं पूरी तरह से ये तीनों कथन सही हैं, यानी कि डी इसका सही उत्तर होगा। जिसमें हमने यह बात समझी, अगर ये तीनों कथन सही है तो हमें पता होना चल गया कि खारे पानी की एक अनूप झील है, दया नदी के किनारे स्थित है और ये कहां पे है याद रखिएगा, चिल्का झील उड़ीसा में है। और चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी तटीय अनूप झील है। इसे अभी हम समझ लेते हैं लैगून झील क्या होता है, अनूप झील क्या होता है, और आर्द्र भूमि की जो बात की है उसे भी समझ लेते हैं एक बार के लिए। देखिए जो अनूप झील होती है, लैगून झील होती है, कुछ इस प्रकार से होती है कि जो एक स्थल पेटी, जो ये मुख्य वाटर बॉडी है, यहाँ जैसे ये समुद्र है तो इससे एक पतली सी स्थल पेटी बनी रहेगी जो अलग करेगी झील को। अब यह जो झील है कहाँ पे है याद रखिएगा, उड़ीसा में है। इसका कुल क्षेत्रफल 1100 वर्ग किलोमीटर है। भारत की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी तटीय अनूप झील है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है। अब बात की जाए जो इस कथन में था रामसर सम्मेलन आर्द्रभूमि की जो बात हुई थी, तो 1981 में जो रामसर सम्मेलन हुआ था उसके तहत पहली भारतीय आर्द्रभूमि थी, तो याद रखिएगा कौन सी थी, पहले नंबर की, सबसे पहली अंतर्राष्ट्रीय महत्व की पहली आर्द्रभूमि थी। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है। आपके ऑप्शन है पेरियार, भरतपुझा, पांबा,
ताम्रपर्णी। अब इसमें से पश्चिम की ओर बहने वाली कौन सी नदी नहीं है? तो इसमें जो सही उत्तर है वह है पेरियार, भरतपुझा, पांबा और ताम्रपर्णी में ताम्रपर्णी यानी कि डी। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जान लीजिए। पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदियां हैं अरब सागर की ओर जाकर गिरती हैं तथा डेल्टा की बजाय एस्चुरी का निर्माण करती हैं। कौन कौन सी है? नर्मदा, ताप्ती, माही, लूनी, पंबा, पेरियार, भरतपुझा, ये सारी पश्चिम की ओर। लेकिन पूर्व की ओर बहने वाली जो नदियां होती हैं यह क्या किसका निर्माण करती हैं? डेल्टा का निर्माण करती हैं। एस्चुरी और डेल्टा में अगर आपको अंतर पता है तो एक बार आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इनका जल ग्रहण क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक होता है। इनका जो पूर्व की ओर बहने वाली नदियां होती हैं और मुख्य रूप से कौन है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ताम्रपर्णी, वैगई, सुवर्णरेखा आदि पूर्व दिशा में बहती हैं। तो हम ताम्रपर्णी की नदी के बारे में बात कर रहे थे जिसको हम पोरुनई नदी के नाम से भी जानते हैं। और ये कहाँ बहती है? मुख्य रूप से तमिलनाडु राज्य में बहने वाली 12मासी नदी के रूप में इसे हम जानते हैं। तो याद रखिएगा ताम्रपर्णी नदी 12मासी नदी है, तमिलनाडु राज्य में बहती है। अब आगे देखिए, यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम से व्यवस्थित कीजिए। बेतवा, केन, सिंध, चंबल। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। हमें क्या बात कह रहा है कि पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम से व्यवस्थित करना है, यानी कि सबसे पश्चिम में कौन सी है, फिर सबसे पूर्व में कौन सी है, उस क्रम में बढ़ते हुए जाना है। तो देखिए इसमें जो सही उत्तर है वह है इसका उत्तर ए, यानी कि चंबल, सिंध, बेतवा और केन, ये सारी की सारी यमुना की सहायक नदी हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं जरा ढंग से। ये हमारा यमुना है, यमुनोत्री से निकल के आगे बढ़ता है और आप देखेंगे यह जो यमुना है इससे चंबल सबसे पहले आके मिल रही है दाईं तरफ से आके, उसके बाद सिंध मिल रही है, फिर उसके बाद बेतवा मिल रही है और उसके बाद केन जाके मिल रही है। सारी उत्तर प्रदेश में जाके मिलती हैं और ये आप देखेंगे मध्य प्रदेश से आई हुई नदियां हैं सारी की सारी। अब इसमें आप ये बात देखिएगा सारी दक्षिण तरफ से आके मिल रही हैं। याद रखिएगा दाएं तट की नदी है चंबल, सिंध, बेतवा, केन और इसी क्रम में है। उसके बाद बाएं तट की देखिए तो मुख्य नदी का टोंस, हिंडन, सेंगर, रिंद आदि, ये सारी बाएं तट पर किसमें मिलती है? यमुना पर। आगे देखिए, गंगा नदी की निम्न सहायक नदियों पर विचार कीजिए। गंडक, कोसी, घाघरा और गोमती। अब देखिए 4 नदियां हैं। इन 4 नदियों पर विचार करके आपको बताना है कि उपयुक्त नदियों का पूर्व से पश्चिम की ओर का सही अनुक्रम कौन सा है, यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर हम बढ़ेंगे तो क्या सही क्रम रहेगा। देखिए इसका सही उत्तर जो है वह आपके लिए रहेगा उत्तर बी यानी कि 2 1 3 4। 2 1 3 4 मतलब क्या हो गया? कोसी, गंडक, घाघरा और गोमती। अब इन चारों नदियों के बारे में एक बार हम थोड़ा सा जान लेते हैं। कोसी नदी जो नेपाल के हिमालय से निकलती है, अपने ही मार्ग में अधिक कटाव और मार्ग परिवर्तन कारण इसे हम क्या बोलते हैं? बिहार का शोक। ये बात तो आपको पता ही है, साधारण सी बात है। गंडक के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। गंडक नदी नेपाल हिमालय से भी निकलती है। यह भारत में चंपारण बिहार में प्रवेश करती है तथा पटना के निकट कहां पे? सोनपुर में गंगा से मिल जाती है। घाघरा नदी के बारे में जाने तो इसका उद्गम तिब्बत के पठार में मानसरोवर झील के निकट मापचा चुंगो हिमनद से होता है। इसे पहाड़ी क्षेत्र में करनाली के नाम से भी जाना जाता है। दोनों नाम है, चाहे करनाली बोलिए चाहे करनाली। यह नदी अवध क्षेत्र का मतलब क्या? उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती हुई बिहार में छपरा के निकट गंगा नदी में मिलती है। तो यह भी किसमें मिल रही है? गंगा में मिल रही है। और कहां पर? छपरा के निकट। अब आगे देखिए, गोमती नदी के किनारे लखनऊ, जौनपुर एवं सुल्तानपुर शहर स्थित हैं। यह नदी वाराणसी के कुछ दूरी पर सैदपुर में गंगा नदी से मिलती है। अब देखिए यहाँ पे तो गोमती नदी आपको कहां पे दिख रही है? यह वाराणसी से थोड़ी दूर पर ही गंगा में मिल जा रही है। तो गोमती नदी, घाघरा, गंडक और कोसी, और इसको उल्टा पैसे पढ़े तो कोसी, गंडक, घाघरा और गोमती, ये हम पूर्व से पश्चिम की ओर जब बढ़ेंगे भारत के नक्शे में तो इस प्रकार से हमें नदियों का क्रम दिखाई देगा। तो आज का सेशन हमारा यहीं तक ही था। उम्मीद है कि यह सेशन आपको पसंद आया होगा। अगले एपिसोड में हम तीसरे एपिसोड में पर्यावरण, पारिस्थितिकी, भूगोल के अन्य प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।